नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना पुरानी है, लेकिन उसका परिणाम एकदम हालिया है। हाल फिलहाल में उस अपराध के परिणाम की घोषणा अदालत से हुई है। आज का प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है सतना। 31 जनवरी 2022, 31 जनवरी 2021, थाना सिटी कोतवाली सतना, एक दंपति महिला रुक्मिना केवट और पुरुष राम नरेश केवट ये थाने पर पहुंचे। थाना प्रभारी महिला अधिकारी थी, जिनका नाम श्रीमती अर्चना द्विवेदी था। उनको यह बताया कि मेरी 22 साल की बेटी भानु, वो 18 दिसंबर 2021 को 18 दिसंबर 2021 को, और ये लोग गए थे 31 जनवरी 2022 में। मैंने शायद 21 बताया है। 18 दिसंबर 2021 को वहीं पड़ोस में एक डेंटल क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी के पास के यहाँ नौकरी करती थी। पहले रिसेप्शनिस्ट थी और उसके बाद वहीं पर नर्स हो गई थी। सामान्य रूप से वो शाम को 6-7 बजे तक वापस आ जाती थी, लेकिन उस दिन वापस नहीं आई। और आज 42 दिन हो गए हैं, उसका कुछ पता नहीं लग रहा है। थाना प्रभारी ने पूछा कि 42 दिन तक आपने आखिर क्या किया? क्या आप अपनी बेटी को इतने दिन तक ढूंढती रही? उसने कहा नहीं। चूंकि डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी के क्लिनिक पे काम करती थी, उस दिन रात में नहीं आई। कभी कभी किसी ऑपरेशन के चक्कर में या किसी पेशेंट के चक्कर में 9-10 बज जाते थे, तब डॉक्टर साहब खुद ही उसको घर पे छोड़ने आते थे। 10 बजे के बाद थोड़ा सा परेशानी होने लगी और सवेरा होते ही हम लोग क्लिनिक पर पहुंच गए। डॉक्टर साहब अपने सामान्य समय से लगभग 10:15 बजे आए। हम लोगों ने पूछा कि कहां चली गई भानु। यह भी बताया कि भानु LLB फर्स्ट ईयर में थी। यह भी बताया कि हमारी कुल 4 बेटियां ही हैं, हमारे कोई बेटा नहीं है। हमने अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाया है। ये दूसरे नंबर की थी, उम्र कोई 22 साल थी, LLB कर रही थी, और पिता ने बताया कि वो फर्नीचर की दुकान पर काम करता है। इसी बीच डॉक्टर के यहां आने जाने वाले किसी पेशेंट ने मेरी बेटी से संपर्क किया और कहा कि डॉक्टर साहब को एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है। मरीजों की भीड़ ज्यादा हो रही है और जो उनका कंपाउंडर है वो कम पढ़ा लिखा है, संभाल नहीं पाता है। वो किसी पढ़े लिखे लड़के या लड़की के लिए कह रहे थे। भानु को लगा कि वो पढ़ी लिखी भी है, होशियार भी है। माँ बाप से पूछकर वो डॉक्टर साहब के यहाँ गई। डॉक्टर साहब ने उसको एक नज़र देखा, थोड़ी सी बात की और कहा कल से आने लगना। तनख्वाह तय की 3,000 रुपये प्रतिमाह। 3,000 रुपये प्रतिमाह भानु और उसके परिवार के लिए अच्छी रकम थी। 3,000 रुपये में वो अपनी बाकी के छोटी दोनों बहनों को अच्छे से पढ़ा लिखा पाती और अपना भी खर्चा उसे माँ बाप से न लेना पड़ता।
ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। शुरू में वो रिसेप्शन पे बैठती थी, बाद में डॉक्टर साहब ने उससे ये कहा कि जो महिला मरीज आती हैं दांत अपना दिखाने के लिए, उनके 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 ट्रीटमेंट के लिए वो उनकी मदद किया करे। और धीरे धीरे उसको नर्स की पोशाक दिलवा दी, तो वो नर्स की पोशाक पहनने लगी। देखने में अच्छी लगती थी वो नर्स की पोशाक पहने हुए। हम लोगों को भी बड़ा गर्व होने लगा कि बच्ची हमारी इतनी पढ़ी लिखी है कि डॉक्टर साहब के यहाँ वो नर्स की नौकरी करने लगी। आगे उसने कहा कि जब हम लोगों ने पूछा तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप परेशान मत होइए, उसकी बहुत अच्छी जगह एक बड़े अस्पताल में नौकरी लग गई है। उसने डेंटिस्ट का काम यानी मेरे असिस्टेंट का काम या डेंटल सर्जन के नर्स का काम वो बहुत अच्छी तरह से जान गई थी। उसे लगभग 3 गुनी सैलरी पर उस हॉस्पिटल ने रख लिया है। ये बात सुनकर माँ बाप ने बताया थाना प्रभारी को कि हम लोगों को बहुत खुशी हुई। हम लोगों ने डॉक्टर साहब से ये जानना चाहा कि कहाँ पर लगाई गई। डॉक्टर साहब ने कहा देखिए वो थोड़ा दूर है और अभी उसने मना किया है। उसने कहा है कि हम जब पहले महीने की तनख्वाह पा जाएंगे तब खुद ही घर आएंगे और फिर अपने माँ बाप और बहनों को लेकर यहाँ पर आएंगे ये दिखाने के लिए कि वो कितने बड़े अस्पताल में अच्छी नौकरी कर रही है। इस बात से संतुष्ट होकर माँ बाप घर चले गए। तीसरे दिन या चौथे दिन डॉक्टर फिर मेरे घर पर आए और उन्होंने ये कहा कि उसका जो मोबाइल था वो खराब हो गया है और उसने मुझसे कहा है कि उसका दूसरा मोबाइल जो मेरी बहन के पास रहता है, छोटी बहन के पास, उसको लेते आइए। छोटी बहन ने सहर्ष खुशी खुशी वो भानु का वो मोबाइल भी डॉक्टर साहब को उपलब्ध करा दिया। डॉक्टर साहब उसको लेके चले गए। इस बीच में 4-5 दिन बाद रुक्मिना यानी भानु की माँ ने कहा कि जब मेरी बहुत घबराहट अकुलाहट होने लगती थी बच्ची के लिए तो मैं डॉक्टर साहब के पास जाती थी कि डॉक्टर साहब कुछ तो आइडिया दीजिए, हमें कुछ हिंट करिए कि आखिरकार वो कितने बड़े हॉस्पिटल में है, कहाँ पर है, कैसे है, हमारी बात ही करा दीजिए। वो ना हमको हमसे फ़ोन से बात करे, लेकिन हमारी बात ही आप अपने फ़ोन से करा दीजिए। डॉक्टर साहब उस समय फ़ोन मिलाते थे और फिर ये कहते थे कि लगता है वो किसी पेशेंट के पास है, मोबाइल उसका स्विच ऑफ है। और इस बीच में वो करीब 3 बार स्वयं भी मेरे घर पर आ गए और यही बताते रहे कि बस अब 1 महीना होने वाला है, वो किसी भी दिन जिस दिन उसको सैलरी मिल जाएगी वो आप लोगों को आएगी, बताएगी, मिठाई खिलाएगी, अपने साथ उसी हॉस्पिटल में ले जाएगी जहां उसने नौकरी शुरू की है। रुक्मिना ने कहा कि मेरी बेटियां और मेरे पति दोनों इस बात से बिल्कुल मुतमईन थे, यकीन उनको था कि डॉक्टर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा माँ का दिल है। मुझे पता नहीं क्यों डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टर ने उन्हें कहीं गायब कर दिया, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आई हूं कि डॉक्टर से पूछ के मुझे मेरी लड़की का पता बता दीजिए ताकि हम उससे जाकर मिल सकें। थाना प्रभारी ने किसी सब इंस्पेक्टर को यह काम दे दिया कि भाई आप जो है इसको देखिए, जाइए डॉक्टर से पूछिए, पता करिए। सब इंस्पेक्टर का नाम था अजय शुक्ला। अजय शुक्ला भी अपना 2-1 बार आए गए, डॉक्टर से बात की होगी। डॉक्टर ने कहा होगा कि वो हमको भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है, वो लेकिन किसी अच्छी जगह पर है, नौकरी कर रही है। वो शायद प्रोफेशनल राइवलरी की वजह से जिसके यहाँ काम कर रही है उसने मना किया होगा मुझे बताने के लिए, इसलिए उसने बताया नहीं। मैं तो उनके घर वालों को ढाढ़स बंधाने के लिए ऐसा कह आया था।
फिर जब उससे पूछा कि आखिर उसका मोबाइल फ़ोन लेने आप क्यों गए थे, तो आखिर कहीं न कहीं मिली होगी। तो तपाक से उसने जवाब दिया, डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी ने, कि वो उस दिन मेरे यहाँ आई थी और उसने कहा कि मैं घर पर इसलिए नहीं जाऊँगी कि घर पर जाऊँगी तो लोग 100 तरह के सवाल पूछेंगे। कहाँ पे हो, कैसी हो, कितनी तनख्वाह मिलती है, कौन-कौन से डॉक्टर हैं, कितने मरीज आते हैं, इस तरह की बातें पूछी जाएँगी। आप सिर्फ़ मेरे लिए इतना कर दीजिए, मेरा मोबाइल फ़ोन वहाँ से लेते आइए, क्योंकि ये देखिए मेरा मोबाइल फ़ोन खराब हो गया है। मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ। अजय शुक्ला ने पूछा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा, मैं गया अपनी मोटरसाइकिल से और स्कूटर से, मैं अपनी स्कूटर से गया, उनके यहाँ से मोबाइल लाकर मैंने उसको दे दिया। पूछा गया कि आपने ये क्यों नहीं बताया कि मेरे क्लिनिक में मौजूद है वो, ताकि उसकी बहनें या उसकी माँ आकर उससे मिल लेती। डॉक्टर ने फौरन उसका जवाब दिया कि भानु ने मना किया था, कि रिक्वेस्ट की थी कि आप ये कतई मत बताइएगा कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि फिर वो लोग आएँगे, घेरेंगे, मैं फिर अपनी माँ-बाप की और बहनों की, जिसको वो कहते हैं, उनके लाड़-प्यार में या दुलार में न जा पाई, तो फिर हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर अजय शुक्ला को ऐसा लगा कि इसकी बातें बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर है, सम्मानित आदमी है, आस-पास के लोग इसका बड़ा सम्मान करते हैं। कह रहा है तो सही ही कह रहा होगा। इस बीच में गुमशुदगी लिखवाने के बाद 15 दिन तक रोज रुक्मिना यानी भानु की माँ थाने पर जाती थी। इनसे पूछती थी, उनसे पूछती थी, डॉक्टर से किसने बात की, क्या बताया उसने, ये क्यों नहीं बताया। 100 सवाल माँ के दिमाग में अपनी बेटी के बारे में होते हैं। वो हर तरह से जानने की कोशिश करती थी, लेकिन निराश होकर शाम को फिर घर वापस आ जाती थी। आसपास कई लोगों को उसने बताया कि मैं थक गई हूँ। लगभग 50 दिन होने वाले हैं। वो 1 महीने की बात कह रहा था, लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन न तो पुलिस वाले कुछ पता लगा पा रहे हैं, न डॉक्टर कुछ बता रहा है। किसी ने राय दी कि तुम मुख्यमंत्री जी का जो पोर्टल है, सीएम हेल्पलाइन, उस पे इसकी शिकायत करो। मैंने उन्हीं की मदद से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर यह शिकायत की कि मैंने 31 जनवरी 2022 को अपनी बेटी भानु की गुमशुदगी लिखवाई थी। पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। सीएम हेल्पलाइन पर यह शिकायत करने के बाद थोड़ी सी पुलिस में तेजी आई। वरिष्ठ अधिकारियों के पास जब ये शिकायत गई तो उन्होंने ये कहा कि ये सीएम के यहाँ से आई हुई शिकायत है, इंस्पेक्टर स्वयं इसकी जांच करें। अब इंस्पेक्टर के सामने और दूसरा कोई चारा नहीं था। अर्चना द्विवेदी ने यह जांच अपने हाथ में ले ली, वही गुमशुदगी की जांच। उसका वो मोबाइल नंबर जो डॉक्टर साहब ये कह के ले गए थे कि भानु का अपना मोबाइल खराब हो गया है, वो उसने दूसरा मोबाइल मंगाया है, उसका नंबर लिया, पहले मोबाइल का नंबर लिया, डॉक्टर साहब का नंबर लिया और सारे सीडीआर निकालने के लिए क्राइम ब्रांच को भेज दिया। अच्छा, इस बीच में क्या होता था कि भानु के उस मोबाइल से, जो मोबाइल डॉक्टर साहब ले गए थे, वो उसी का मोबाइल था, भानु का ही, लेकिन वो घर पर छोड़ आई थी। उस मोबाइल से बराबर अपनी बहन को मैसेज करती रही या मैसेज आते रहे कि मैं फला जगह हूँ, आज मैं यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ और बस थोड़ा पैसा और इकट्ठा कर लूँ, अभी मैंने अपना रेंट दिया है, इस महीने में उतना पैसा नहीं बचा है, मैं सबके लिए कपड़े खरीद कर लाऊंगी। इस तरह की बातें वो फ़ोन पर बराबर मैसेज आता रहा और उसकी बहन भी इस बात पर यकीन करती रही कि ज़रूर किसी अच्छी जगह मेरी बहन भानु की नौकरी लगी है, इसीलिए वो हम लोगों के ऊपर भी हम लोगों के लिए भी
सामान कपड़ा लाने के लिए कह रही है। बहरहाल जब सीडीआर सारी आ गई तो पुलिस ये देखकर हैरान हो गई कि डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जिस लोकेशन पर है, सीडीआर में जो सेल आईडी उसकी है, उसी सेल आईडी से उसकी बहन के फोन से मैसेज आ रहे हैं, यानी भानु के मैसेज अपनी बहन को भेजे जा रहे हैं या रिसीव हो रहे हैं सेम लोकेशन पर। पुलिस का माथा ठनका कि ये कैसे हो सकता है कि जिस लड़की को ढूंढा जा रहा हो, जिस लड़की ने अपना मोबाइल अपने घर से डॉक्टर के मार्फत मंगवाया हो, वो डॉक्टर सेम लोकेशन पर हैं पिछले काफी दिनों से, कम से कम 50-55 दिनों से। पुलिस यानी अर्चना द्विवेदी फिर स्वयं पहुंची वहां पर डॉक्टर के क्लिनिक पर और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब जरा सा आप अपने मोबाइल से मेरे नंबर पर हेलो भेजिए ताकि मैं आपका मोबाइल नंबर फीड कर सकूं। डॉक्टर ने बिना हिचक के व्हाट्सएप पर हेलो भेज दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप एक मिस्ड कॉल करिए। उसने मिस्ड कॉल भी कर ली। फिर वहीं से उन्होंने अपने सर्विलांस सेल को फोन करके पूछा कि अब जरा लोकेशन देखिए कि डॉक्टर साहब के फोन की क्या लोकेशन है। तुरंत यानी लास्ट अटैच्ड लोकेशन देने में मोबाइल ऑपरेटर्स वो बहुत टाइम नहीं लगाते हैं। लाइव सर्वर पर वो तुरंत देखकर बता देते हैं कि लास्ट कॉल किस। आधे घंटे में वहां से ये कम्युनिकेट हो गया कि वही टावर है जिस पर आप हैं, यानी दोनों लोग एक ही टावर पर हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई ये जो नंबर आप बता रहे हैं कि भानु का है जो गायब हो गई है लड़की, इसकी मोबाइल की लोकेशन और आपकी मोबाइल की लोकेशन अभी भी एक जगह आ रही है, ये कैसे हो रहा है। लेकिन वो बहुत तपाक से कि बोले ये मुझे पता नहीं है, कैसे आप ढूंढ लीजिए, ये मेरा क्लिनिक है, घर मेरा यहां से थोड़ा दूर पर है। अर्चना द्विवेदी ने क्लिनिक को अच्छी तरह से देखा। वहां कहीं पर किसी और लड़की के होने की कोई संभावना भी नहीं थी। वो वहां से घर पर गई। घर पर भी देखा, वो हालांकि दूसरा टावर था, लेकिन फिर भी अपने शंका समाधान के लिए उन्होंने देखा, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं लगा। मतलब उस जगह भी वो लड़की नहीं मिली। फिर उन्होंने कहा कि आप जरा जब मरीजों से खाली हो जाएं, हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। थोड़ी देर में मरीजों से खाली हो गए। डॉक्टर साहब ने बाहर सबको रोक दिया। मरीजों को जहां देखा जाता है वहां इंस्पेक्टर ने उनसे नए सिरे से बात शुरू की। किस तारीख की बात है, कब की बात है, कितने बजे निकली थी, क्या कह के निकली थी, कहाँ नौकरी मिल गई ये बता के निकली थी। उस समय की जो उसकी उस फोन की लास्ट कॉल है वो तो आप ही के घर की है। बाहर किसी से कोई बात नहीं हुई है। जितनी कॉल हैं उनमें से 2 आपके पेशेंट की हैं, बाकी सब उसकी बहनों और माँ और बाप के मोबाइल नंबर पर है। तो आखिर उसको कब कम्युनिकेट हुआ कि उसे फला जगह पर आकर नौकरी ज्वाइन करनी है और कब उसने आपको बताया। लेकिन इतनी बार उससे पूछा जा चुका था डॉक्टर से कि वो बिल्कुल रटा रटाया जवाब, बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब अर्चना द्विवेदी को देता रहा। पुलिस परेशान हो गई। पुलिस ने उनसे कहा कि अब आपको थाने पर चलना होगा, हमें आपसे और भी पूछताछ करनी है। सीडीआर में लेकर आई नहीं हूं और सीडीआर देखकर आपसे हमें कुछ पूछना है। तब डॉक्टर के चेहरे पे हल्की सी शिकन आई, लेकिन चूंकि वो एक्सपर्ट था अपने एक्सप्रेशंस में, बोला आप चलिए मैं आ रहा हूं, और अपनी गाड़ी से वो थाने पहुंच गया। थाने पर
दूसरे पुलिस वालों को और क्राइम ब्रांच के लोगों को पहले से बुला रखा था। डॉक्टर साहब को बाइज्जत कमरे में कुर्सी पर बिठाया गया। उनसे फिर पूछा गया, फिर वही रटे रटाए किस्से उसने पूरे बता दिए। बार बार एक ही चीज सुनने के बाद पुलिस को लगा कि ये ऐसे नहीं बोलेंगे। शायद ये जितना सम्मान पुलिस डॉक्टर होने के नाते थाने पर इनका कर रही है, उस सम्मान के काबिल नहीं है। पुलिस ने फौरन खड़े होने को कहा, कुर्सी हटा ली और फिर वही राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। आज ही जाकर वो राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। राष्ट्रीय कार्यक्रम जब अपने शबाब पर पहुंचा, थोड़ी देर में उसने कहा कि बंद कर दीजिए, मैं आपको सब बताता हूं। और फिर जब उसने बोलना शुरू किया तो पूछताछ करने वाले पुलिस वालों और अर्चना द्विवेदी, जैसा वो कहती हैं कि उनकी रूह कांप गई। उसने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि सामने से जब ये आती जाती थी, मेरी नजर इस पर पड़ गई थी। बातचीत करते करते एक पेशेंट ने इस फैमिली को जानने का क्लेम किया कि मैं इसको जानती हूँ, इसके फलां बहन को जानती हूँ, बाप को जानती हूँ। तो मैंने उससे कहा कि इससे कह दो कि हमारे यहाँ रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली है, अगर वो चाहे तो यहाँ पार्ट टाइम काम कर ले, उसका भी कुछ फ़ायदा होगा, पढ़ाई में उसे जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो पूरी हो जाएगी। और उसको भेजा था, वो जाकर उसने बात की, ये अगले दिन आई और फिर पहले इससे रिसेप्शनिस्ट का काम लिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने और नज़दीक लाने के लिए इसे महिला पेशेंट्स की जो जांच पड़ताल करते हैं उसमें सहयोग इससे लेना शुरू किया, ये कह के कि तुम भी सब समझ लो, जानकारी कर लो और उसके बाद तुम्हें कहीं न कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी। फिर उसे नर्स की ड्रेस पहनाई। धीरे धीरे बहुत उसके नज़दीक आ गया। फिर शादी का वादा किया कि जैसे होता है सामान्य रूप से कि अच्छी लगती हो, फलाना है, ढकाना है, ये है, वो है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और इसी बहाने उससे संबंध स्थापित कर लिया। उसने कहा बात 17 दिसंबर और 18 दिसंबर, बात शुरू हुई 17 दिसंबर 2021 से। वो जब आई तो उसने बताया कि उसकी बड़ी बहन की शादी तय हो गई है। अब घर वाले उसकी शादी का, क्योंकि उसकी शादी के लिए लोग बातचीत करना शुरू कर चुके थे पहले ही, लेकिन माँ बाप यही कहते थे कि मुझे बड़ी लड़की की शादी पहले करनी है, उसके बाद ही मैं इसकी शादी करूँगा। और जब बड़ी बहन की शादी तय हो गई तो अब महीने, 2 महीने, 4 महीने में ही घर वाले मेरी भी शादी तय कर देंगे और हो सकता है दोनों बहनों की शादी एक साथ एक डेट पे की जाए। फिर उसने ये कहा कि आपकी भी शादी के सिलसिले में लोग आने लगे हैं, क्लिनिक पर आपसे बात करने के लिए, देखने के लिए। बोले इतना तो मेरी भी समझ है कि आपकी भी शादी अब जल्दी ही होने वाली है और वादे के मुताबिक इसके पहले कि माँ बाप हमारी शादी तय करें, आप हमसे शादी कर लें, जैसा आपने पहले मुझसे कई बार वादा किया है। उसने कहा कि उस दिन मैंने किसी तरह से बातचीत करके, शाम का टाइम हुआ, क्लिनिक बंद होने का टाइम हुआ, वो चली गई, मैं अपने घर चला गया। अगले दिन फिर जब 18 दिसंबर 2022 की बात है कि जब दोपहर के बाद थोड़ा सा पेशेंट कम हुए तो फिर उसने वही बात शुरू की कि मैंने कल आपसे पूछा लेकिन अभी तक आपने इसका कोई जवाब क्यों नहीं दिया। फिर पुरानी बातें वो एक एक करके डेट वाइज याद कराने लगी कि आपने ये कहा था, आपने ये कहा था, आपने फिर मेरे साथ ये किया था।
तब मुझे मजबूरन ये कहना पड़ा कि देखो मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। अब हमारी परिस्थितियां दूसरी हैं, पारिवारिक दबाव बहुत ज़्यादा है। जैसे ही मैंने ये बात कही, वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपना पर्स उठाया, उसने कहा मैं अभी जा रही हूँ, घर वालों को और रिश्तेदारों को पूरी बात बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया है। जैसे ही वो बाहर निकली, मैं कुर्सी से उठकर उसकी तरफ लपका के उसे रोक लूं, लेकिन मेरे हाथ में उसका दुपट्टा आया। दुपट्टे से मैंने बहुत जोर से उसे भीतर की तरफ खींचा। वो गिर पड़ी। मैंने उसे, जहां हम डॉक्टर्स का जहां वो टेबल है, जहां पर्दा लगा हुआ है, डेंटिस्ट की एक अलग टेबल होती है जिस पे बिठा के वो सामने से रोशनी और पानी का पाइप, एयर प्रेशर, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। बिल्कुल डिफरेंट एक चेयर होती है। चेयर क्या होती है, पूरा सेट होता है वो। वहां तक घसीट कर ले आया और गुस्से में वहीं पर चुन्नी से मैंने उसका गला घोंट दिया। तब तक उसके गले को मैं खींचता रहा, उसके दुपट्टे से, जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। शटर डाउन कर दिया। भीतर से अंधेरा हो चला था। भीतर टॉर्च की रोशनी में जब मैंने देखा कि मर चुकी है, तो मैं वहां पड़ी हुई बोरियों में मैंने उसे ठूंस कर भर दिया। उसके ऊपर एक रस्सी से उसकी गांठ लगा दी और छिपाने की कोई और जगह वहां क्लिनिक में नहीं समझ में आ रही थी। तो मैंने जो बड़ी टेबल जिस पर बैठ कर मैं मरीज देखता हूं, उसके पैर के पास की जो जगह होती है, उसी में उस बोरी को रख दिया। और करीब करीब 1 घंटे तक उस बोरी पर पैर रखकर मैंने एक आध मरीज भी देखे और अपना कुछ हिसाब किताब का काम करता रहा। और इस बीच में पैरों से ये आहट लेता रहा कि कहीं इसमें कोई हरकत तो नहीं हो रही है। जब मैं कंफर्म हो गया कि ये मर चुकी है, बोरी के भीतर कोई मूवमेंट नहीं है, मैं उठा, मैंने ताला बंद किया, शटर डाउन किया, ताला बंद किया और घर चला गया। अगले दिन मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर 10:30 बजे क्लिनिक पर आ गया। बाहर मुझे इसके माँ बाप मिले। मैंने उनको पहले से सोच रखा था, रात में सोया नहीं था, कि इन्हें क्या बताना है जब ये पूछने आएंगे। मैंने बताया कि अच्छी जगह नौकरी कर ली है और खुद संपर्क करेगी, बहुत अच्छी तनख्वाह वहाँ मिल रही है, वो बिल्कुल ठीक है, वो खुद संपर्क करेगी। उसने मना किया है कि मैं किसी को ये बताऊं कि वो कहाँ पर है। इसने कहा कि मैं कुछ टाइम गेन करना चाह रहा था। फिर उसके बाद मरीजों का सिलसिला आना शुरू हुआ और पूरे दिन मैं मरीज देखता रहा और पैरों से उस बोरी पर उसमें जानने की कोशिश करता रहा कि कोई हरकत तो नहीं हो रही है। पूरा दिन वो उसी मेज के नीचे बोरी में बंद पड़ी रही और मैंने दसियों मरीज दिन भर में देख लिए। शाम तक मौका नहीं मिला, फिर मैं ताला बंद करके फिर अपने घर को वापस चला गया। दूसरे दिन भी लगातार यही हुआ, जरा सा भी मौका नहीं मिला। फिर मैंने ये देखा कि अब तो इसे यहां से इसका डिस्पोजल करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट डे जब मैं आऊंगा तब इसमें दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि दिसंबर जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी उस समय पड़ रही थी। जब मैं क्लिनिक के बाहर निकला और मैंने सोचा अब आखिर इसका किया जाए, तभी मेरी नजर पड़ी क्लिनिक के बगल में रैन बसेरा और एक टॉयलेट देखकर। रैन बसेरा और टॉयलेट के बीच में एक जगह खाली पड़ी हुई है। फोटो जो मैं कम्युनिटी में डालूंगा वो आप देखिएगा। छोटी सी आने जाने का एक रास्ता है, उसी में एक टॉयलेट है। वहाँ उस जो 4 से 10 दुकानें हैं या इनके मरीजों के लिए, और बगल में रैन बसेरा है। इसने फौरन अगले दिन क्लिनिक खोलने के पहले मजदूर बुलवाए और वहां पर गड्ढा खुदवाना शुरू किया। लोगों ने पूछा डॉक्टर साहब ये क्या करा रहे हैं? उन्होंने कहा देखिए टॉयलेट का पानी वो इधर उधर बिखरा रहता है, बहुत बुरा लगता है,
मैं सोक पिट बनवा दूंगा, ताकि क्लिनिक से भी जो गंदा पानी आता है और इस टॉयलेट का भी जो पानी आता है वो इसमें आराम से रह सके और वो इसमें आराम से चला जाए और उसकी दुर्गंध बाहर ना आए। जिनमिन सी बात थी, लोग खुश हुए। डॉक्टर साहब ने ये धर्मार्थ कार्य शुरू किया। 4-5 घंटे में वो पर्याप्त गड्ढा खुद गया। मजदूरों से कहा कि वो वापस चला जाए, अब टाइम हो गया है, कल मैं बताऊंगा क्या करना है। रात में जाते समय उसने, अच्छा इस बीच में जब गड्ढा खुद गया था, ये शाम के समय बाजार में गया और 2 बोरी, 25-25 किलो की बोरी में 2 बोरियां नमक लाकर उसने क्लिनिक में रख दिया। शाम को शटर डाउन करने से पहले उसने उस बोरी को, जिसमें वो लाश थी भानु की, उसको सबसे पहले गड्ढे में नीचे फेंक दिया। उसके बाद फिर उसके ऊपर 2 बोरी नमक से उसे अच्छी तरह से कवर कर दिया। लेकिन उसका शैतानी दिमाग इसी पर नहीं रुका। उसे ध्यान आया कि घर से आने जाने वाले रास्ते पे सुबह एक कुत्ता मरा हुआ देखा था। फौरन मोटरसाइकिल से एक बोरी लेकर वहां पहुंचा, देखा आसपास कोई नहीं है। उस मरे हुए कुत्ते को एक बोरी में डालकर वहीं पर ले आया और नमक की सतह के ऊपर उस मरे हुए कुत्ते की लाश फेंक दी और अपने हाथ से ही उसमें मिट्टी भर दी। अगले दिन क्लिनिक से ही एक पाइप निकालकर उसको, जैसे कहते हैं, थोड़ा गीला कर दिया ताकि वो मिट्टी सेटल हो जाए। जब मिट्टी उस पर सेटल हो गई, तब दोपहर के बाद इसने 2 राजमिस्त्री जो होते हैं, जो जुड़ाई करने का काम करते हैं, उनसे ट्रॉली में थोड़ी ईंट मंगवाई और उसके ऊपर एक पक्का फर्श बनवा दिया। लोगों ने पूछा, डॉक्टर साहब सोक पिट बन गया? उनको बिल्कुल परफेक्टली बन गया। ज़्यादा इसमें मलबा जाना नहीं है। इस टॉयलेट का है और हमारे यहाँ का है, कवर करा दिया है। अगर कभी भरेगा, कोई बदबू आएगी तो इसको फिर से उखड़वा के साफ करा के फिर इस पे नया कवर डलवा दूंगा। बात खत्म हो गई। लेकिन उसकी इस कहानी को बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था जब सारे पुलिस अधिकारी सुन रहे थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक डॉक्टर भी इतना वहशी हो सकता है। फौरन पुलिस ने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और उसकी क्लिनिक और रैन बसेरे के बीच में पड़ने वाले उस रास्ते को, जिस पर एक सिंगल ईंट लगा के उस पर प्लास्टर किया गया था, उसको खुदवाना शुरू किया। ये ध्यान रखिएगा कि ये खुदाई शुरू हुई पूरे 58 दिन बाद, यानी जब उसने 18 दिसंबर 2021 को उसे मारा था, उसके बाद 20 फरवरी 2022 को पहले कुत्ते की लाश मिली, फिर उसके बाद बोरी में भानु का कंकाल मिला। लेकिन एक अच्छी बात थी कि जिस दुपट्टे से मारना बताया था उसने, वही दुपट्टा उसके गले में फंदे के रूप में पड़ा हुआ, चूंकि वो उसका था एक्रेलिक फाइबर का था, इसलिए वो गला नहीं था। उसकी बाकी कपड़े गल गए थे, बिल्कुल समाप्त हो गए थे, लेकिन वो दुपट्टा जस का तस था। बहरहाल डॉक्टर को जैसे ही ये रिकवरी हुई, पूरा कस्बा इकट्ठा हो गया। मोहल्ले का नाम मैंने आपको बताया होगा, धवारी मल्लाहन टोला, जहाँ के ये लोग रहने वाले थे। उस लड़की का पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और पुलिस ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया। चूंकि यह गंभीर घटना थी,
महिला संबंधी अपराध था, इसलिए इसकी सुनवाई जल्दी ही शुरू हो गई। मामले की सुनवाई हुई सतना के सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश यतीन्द्र कुमार गुरु के यहां, और अभी मैंने कहा कि इसका परिणाम हालिया है। 16 मार्च 2023 को सत्र न्यायाधीश यतीन्द्र कुमार ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जो शासन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी थे ब्रजेंद्र नाथ शर्मा, उन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया, अधिकारियों को ब्रीफ किया कि साहब बहुत ही सक्सेसफुल ट्रायल रहा और इसमें डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साक्ष्य में वो दुपट्टा जिसके बारे में उसने कन्फेशन में बताया था उसका मिलना, और बहन की भानु बनकर या भानु की तरफ से अपनी बहन को किए गए मैसेज जो बहन के मोबाइल पर सारे के सारे सेव थे, उसकी स्क्रीनशॉट ले लेके उसके प्रिंट कराया गया था, अदालत में सबमिट किया गया था कि ये लड़की बनकर किए हुए यानी भानु बनकर किए हुए मैसेज के मोबाइल की लोकेशन ठीक वही आई है इन 55-56 दिनों में जहां पर लोकेशन इस डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी की है। केवल ये दो, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और एक दूसरा मौके का साक्ष्य, इन दो साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। आज की घटना देखिए, पेशे से डॉक्टर, जिस डॉक्टर को मरीज हमेशा भगवान की तरह देखता है, और डॉक्टर का जो पेशा है या डॉक्टर के बारे में जो सामान्य धारणा है कि ये भगवान की तरह है, ये किसी को बीमारी की परेशानी से बाहर निकालना, जान बचाना, सही समय पर और सही इलाज करके उसे सामान्य करना, ये डॉक्टर के पेशे के गुण हैं, या डॉक्टर के पेशे में हर आदमी से यही अपेक्षा है। अब आप डॉक्टर के बारे में जरा सा सोचिए कि एक ऑपरेशन टेबल पर बड़े बड़े चाकू, कैंची, छुरी, चिमटे, चिमटा, हर तरह के औजार सबने देखे हैं, और सबको पता है कि ऑपरेशन टेबल पर जब जाएंगे तो इतने बड़े बड़े औजारों का प्रयोग होगा। पेट या बाकी कोई हिस्सा जिसका ऑपरेशन होना है वो काटे जाएंगे, खोले जाएंगे, चीरे जाएंगे। इतनी सब बात जानते हुए भी न सिर्फ पेशेंट बल्कि उसके परिजन भी ऑपरेशन करने की सहमति देते हैं, सिर्फ इस विश्वास पर, इस विश्वास से कि इतने बड़े बड़े औजारों का प्रयोग वो जान लेने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए करेंगे। क्योंकि किसी डॉक्टर पर यकीन न करने का कोई कारण नहीं है, वर्तमान में ऐसा कोई कारण नहीं है या ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि डॉक्टर के इस एक्ट पर कोई डिसबिलीव करे। लेकिन डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी किस स्तर का आपराधिक मानसिकता का डॉक्टर था, इसको सोचना भी, यानी सोच से भी परे है। अब आप उसके इस घटना में उसकी आपराधिक मानसिकता के उदाहरण एक एक करके मैं बताऊंगा, 19 उदाहरण। पहला कि उस लड़की को पैसे का लालच देकर अपने क्लिनिक पर रिसेप्शनिस्ट के रूप में नौकरी देना, फिर उससे ये कहना कि कुछ काम सीख लो, अपने साथ साथ, यानी जब वो किसी पेशेंट को देख रहा हो तो वो बिल्कुल साथ में खड़ी हो, स्पर्श की मुद्रा में रहे, इसके लिए उसे नर्स का दर्जा देना और नर्स की ड्रेस बनवा के पहनवा देना। लालच ये कि तुम कुछ काम सीख लोगी तो बहुत अच्छे अस्पताल में तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी दिला दूंगा। दूसरा
कि उससे अच्छी अच्छी, मीठी मीठी या सपने दिखाने वाली बातें हमेशा करना। तीसरा, धीरे धीरे उसका शोषण करना शुरू करना। चौथा, फिर शादी का वादा, जब बात थोड़ी आगे बढ़ने लगी तो उससे शादी का वादा करके उससे संबंध बना लिया। जब उसने ज्यादा परेशान करना शुरू किया तो लड़की ने वादे के मुताबिक शादी करने के लिए कहा। और जिस दिन ये शादी की बात हुई, क्योंकि वो जानता था कि वो शादी नहीं करेगा, उसका जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया, उसी दिन उसकी दुपट्टे से कसकर उसकी हत्या कर दी। सातवां, लाश को बोरे में बंद कर देना, वहीं अपने वर्क प्लेस पर, वहीं अपनी क्लिनिक पर, जिस पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, और उसे अपनी टेबल पर जिस पर वो बैठता है उसी में पैरों के पास जो थोड़ी स्पेस होती है वहां पर रख देना। 2 दिन तक उसी मेज पर बैठकर मरीजों को देखना। लड़की के घर वालों को ये झूठ बार बार बताना कि वो उसकी अच्छे अस्पताल में नौकरी लग गई है, 3 गुना सैलरी मिलेगी, परेशान मत होइए, वो खुद आपसे बात करेगी। 10वां, घर पर आकर उसका दूसरा मोबाइल ले जाना, ताकि वो टाइम गेन करने के लिए भानु बनकर उसके बहन और परिवार वालों को मैसेज कर सके। तीसरे दिन, 2 दिन उसी टेबल पर मरीज का देखना, पैरों के पास बॉडी बोरे में रखे होना, और तीसरे दिन गड्ढा खुदवाना। 13वां, कि पहले से ही नमक लाकर क्लिनिक पे रख लेना। 14वां, रास्ते में मरा हुआ कुत्ता बोरी में भरकर मौके पर ले आना। पहले लाश को गड्ढे में डालना, फिर 16वां, 2 बोरी नमक डालकर लाश को कवर करना, फिर 17वां, उसके ऊपर कुत्ते की लाश को डाल देना कि अगर शक हो, भाई लोग लड़की को ढूंढेंगे, किसी की निगाह पड़े कि ताजा खुदा हुआ गड्ढा है, हो सकता है कोई उसको खोद कर देखने की कोशिश करे, बदबू आए, तो जैसे ही कुत्ते की लाश मिलेगी आगे का काम वो भी बंद कर देंगे, पुलिस होगी तो पुलिस भी बंद कर देगी। 19वां और अंतिम, कि 58 दिनों तक एकदम सामान्य व्यवहार, ना घर वालों को शक हो पाए, ना पुलिस को शक हुआ, ना आने वाले मरीजों को, जो बराबर साल भर से या सवा साल से उस लड़की को नर्स के रूप में देख रहे हैं, वो आने पर सवाल जरूर पूछते। जरूर पूछा सबने कि अरे भानु कहाँ चली गई, नौकरी छोड़ दी, अच्छी थी, सौम्य थी, जानकारी थी। लेकिन अपने जवाब से इस तरह से हर सवाल को संतुष्ट किया डॉक्टर ने कि आने वाले पेशेंट्स को भी ये शक नहीं हो पाया कि भानु अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मैं किस्सा गोई परिवार को यही सलाह देता हूं, या मेरी यही सलाह है कि कोई भी कितने भी नोबल प्रोफेशन में हो, जैसे ये नोबल प्रोफेशन माना जाता है डॉक्टरी का, टीचर्स, गुरु, अध्यापक, ये भी नोबल प्रोफेशन माना जाता है, कि कोई किसी भी नोबल प्रोफेशन में कोई भी हो, किसी नोबल प्रोफेशन में, किसी तरह के नोबल प्रोफेशन में, एक सीमा के बाद उस पर या वो विश्वास के योग्य नहीं होते। एक सीमा तक उन पर विश्वास किया जा सकता है, एक सीमा तक उनका आदर किया जा सकता है, एक सीमा तक उनका सम्मान किया जा सकता है, लेकिन एक सीमा के बाद वो इस आदर और सम्मान के काबिल नहीं होते हैं। उनको भी शक की निगाह से देखा जाना चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।